हेलो, वेलकम बैक टू दिस चैनल जिसका नाम है शॉ कैपिटल। तो आज बड़ी ही सीरियस मुद्दों पे डिस्कशंस होंगी। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा ट्रेडिंग को, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं, हमने बना के रखा हुआ है। और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ट्रेड लेते हैं। तो ये गलती को आपको मिस करना है। और एक देखिए, मैं अभी आप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूँगा कि हम बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ट्रेड लेते हैं, और हमें एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए करीबन 1000 ट्रेड्स की ज़रूरत है। 1000 ट्रेड्स डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मतलब आपका कोई जो एक थॉट पे आप ट्रेड ले रहे हैं, उस थॉट को अगर आप बार बार चेंज कीजिएगा, अपने प्रोसेस को अगर आप बार बार चेंज कीजिएगा, अपने मेथड्स को अगर बार बार चेंज कीजिएगा, अपने इंडिकेटर्स या जो भी लॉजिक आप यूज़ करते हो, जो भी सिस्टम या जो भी सेटअप आप यूज़ करते हो, उसको आप अगर बार बार चेंज करोगे और उसके बाद 1000 ट्रेड लोगे, कोई मकसद नहीं बनता। आपको कुछ एक पकड़ना पड़ेगा। आप मूविंग एवरेज के प्लेयर हो तो उस पे खेलो। आप इंडिकेटर है, मैकडी है, ये है, वो देख के खेलते हो, आरएसआई देख के खेलते हो, एडीएक्स देख के खेलते हो, जो भी देख के खेलते हो, आप उसको कंफर्म करो, मतलब उसको पकड़ के रखो, चेंज मत करो। तो नए लोगों के साथ यही बहुत बड़ा ये है कि उन्हें लगता है कि ये सही है, वो सही कुछ नहीं है। मार्केट में सब कुछ अजम्पशन प्रिजम्पशन ही है। किसी को नहीं पता मार्केट क्या करेगा। सब अपने तरह से लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का विनिंग रेट 60 है, किसी का 70 है, किसी का 80 है, किसी का 20 है। ठीक है, किसी का रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है, किसी का 1:10 है। ठीक है, ये सारे जो मेट्रिक्स है, वो मेट्रिक्स को आपको समझना पड़ेगा कि आपका सेटअप क्या कहता है। अगर आपका सेटअप ये कहता है, अगर मान लीजिए आपका सेटअप ये कहता है कि आपका सेटअप ये बोल रहा है कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:2 है, ठीक है, और आप 70% प्रॉफिटेबल हो, तो बन गया पैसा, आपका पैसा बन गया। अगर आपका सेटअप ये कहता है कि आप मात्र 30% टाइम ही विन करते हो, मगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:8 है मिनिमम, तब भी आपका पैसा बन गया। तो आप पहले अपने सेटअप को, अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने सेटअप को आइडेंटिफाई कीजिए, बहुत ज़रूरी है। अब मैं बता देता हूँ मैं किस तरह के सेटअप पे काम करता हूँ। मैं सबसे पहले एक बात बता देता हूँ कि मैं किसी भी सेटअप पे बिलीव नहीं रखता। मैं नहीं रखता बिलीव। मैं किसी भी सेटअप पे जनाब बिलीव नहीं रखता। उसका पीछे का एक बड़ा ही सिंपल और लॉजिकल रीज़न है। लॉजिकल रीज़न ये है सर कि मान लीजिए कि मेरी सेटअप ये कहती है कि मार्केट को यहाँ से बाई करना है। ये मेरी सेटअप है, मूविंग एवरेज के सेटअप है, या कुछ भी एक तो सेटअप में लगा के, या मान लीजिए हायर है, या कोई भी एक सेटअप, या आरएसआई वैसे लगा के अगर मैं देखता हूँ, सेटअप्स यूजली क्या होते हैं ना, वो जब बायर सेलर इवॉल्व होंगे, 5 साल 6 साल में आपका सेटअप मर जाएगा या कम काम करना शुरू करेगा। अब बहुत लोग पहले प्राइस एक्शन करते थे, उसके बाद मार्केट में एसएमटी ये वगैरह आ गई, तो चीज़ें डेवलप होंगी। अब प्राइस एक्शन को ही वो लोग ने थोड़ा सा और डेवलप करके, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ करके, चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह वगैरह, बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सब करके थोड़ा सा और मेथड को फाइन करके और ये करके वो वर्क कर रहा है। एसएमटी वर्क करता है मार्केट में। अगर आप एसएमटी सीखते हैं तो वो आपको प्रॉफिटेबल रखता है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन भी आपको प्रॉफिटेबल रखता है। ठीक है, मगर कोई भी चीज़ें अगर बहुत आदमी बहुत बार करने लगेंगे ना, तो वो क्या होगा, उनका वर्क करना शायद से मुश्किल हो जाए। इसीलिए मैं डिस्क्रीट ट्रेडर हूँ। मैं डिसीजन बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। डिसीजन बेस्ड ट्रेडिंग मतलब मेरा सिंपल एक ट्रेडिंग है। मैं पहले खोजता हूँ कि वो कौन से एरियाज़ है जिस एरियाज़ पे मुझे रिएक्शन मिल सकता है मार्केट से, जिस एरियाज़ पे सारे बायर और सेलर इंटरेस्टेड होंगे। जैसे मान लीजिए अभी आप ये देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये डे टाइम फ्रेम है। डे टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं कि ये इसका ऑल टाइम हाई था, उसके बाद इसने ऑल टाइम हाई पे अप्रोच किया। ध्यान से देखिएगा सर, ऑल टाइम हाई पे इसमें अप्रोच किया। अब क्या हो सकता है, आपके साथ क्या हो सकता है, ये जो ऑल टाइम हाई इसने अप्रोच किया है, आइदर ये जो अप्रोच है यहाँ से, ये ऑल टाइम हाई से या तो कुछ पैसे ऊपर जाएंगे, मतलब 4377 से इस लेवल से प्राइसेस ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ से रिजेक्ट करेगा। दोनों में से कोई एक। ठीक है, ये यही होगा ना। इस एरिया पे हमें इतने सारे कन्फ्लुएंस मिल चुके हैं कि यहाँ पे
ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो मुझे एरिया मिल गया कि किस एरिया पे मुझे परफॉर्म करना है, मार्केट उस एरिया पे आया, ठीक है। आप मान लीजिए गोल्ड गोल्ड में आपने ये सब जगह पे ट्रेड नहीं लिया, ये ट्रेड ये सब जगह पे ट्रेड नहीं लिया, ये सब जगह पे ट्रेड नहीं लिया, अच्छा किया आपने नहीं लिया, आपने वेट किया कि आप ऑल टाइम हाई को वो टच करें, ठीक है। मार्केट में अच्छे ट्रेड के लिए वेट करना पड़ता है, और आपने अगर यहीं पर ही अगर आपने एक अच्छा खासा पैसा लगाया होता 4-5 हज़ार रुपये, तो आपको कितने पैसे मिल गए होते, ठीक है। तो आप अपने अच्छे ट्रेड्स के लिए आपको वेट करना पड़ता है। आप यहाँ पे अगर पैसा वैसा दे दोगे, दो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे ट्रेड्स लेना चाहिए, मगर याद रखना उससे आपका जो कैपिटल का नीडल है ना वो हिलेगा नहीं। कैपिटल अगर हिलाना है, कैपिटल को ये करना है, तो आपको प्लान करने पड़ेंगे आपके ट्रेड्स। आपको आपको आपके ट्रेड्स प्लान होने चाहिए, बहुत ज़्यादा सुप्रीमली प्लान होने चाहिए, ताकि आप उन पे अच्छे खासे पैसे डालने के लायक रहें। अब मान लीजिए मैंने अगर इस जगह पे अगर मैंने कोई भी ट्रेड लेके अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ तो सही है, मगर इस जगह पे मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, इस जगह पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया, मार्केट जब साइडवेज था, मैंने इंतज़ार किया अपने लेवल का। इस जगह से मुझे बस दो डिसीजन लेने हैं, कि मतलब एक डिसीजन लेना है कि मार्केट कहाँ पे ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये पहला डिसीजन हो गया, ठीक है। और एक और डिसीजन अगर हम ले लें कि क्वांटिटी क्या देनी है, ठीक है। अब याद रखें आपका हमेशा मेज़र ये होना चाहिए कि आपके कैपिटल के हिसाब से आपका जनरल क्वांटिटी क्या है। मान लीजिए अगर आपका 5 लाख कैपिटल है, तो 5 लाख के हिसाब से आप कितना परसेंट विलिंगली लूज़ करना चाहते हैं। तो यूजली मार्केट में कहा जाता है 3 से 4% लूज़ करना, इट्स अ गुड लूज़, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपने कैपिटल को, आप देखिए मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ दिन से ट्रेड नहीं लिया, तो आपका पैसा तो बचा हुआ है ना, तो आप यहाँ पे 3% नहीं लगा के 6% भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी कर सकते हैं कि 3% के 2 अटेम्प्ट ले सकते हैं, समझा समझे। या फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें प्राइस को मैंने अपने पिरामिड भी कर सकते हैं। एक बार आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो गया, आप इसमें और क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं अपना। एक ट्रेड चलने का मैटर है। ये ट्रेड अगर आपका चल गया होता, ये ट्रेड, तो इस ट्रेड ने आपको कितने पैसे दिए, यू हैव नो आइडिया। 1:10 का है, एक ही ट्रेड में आपके सारे पैसे कवर हो गए। तो मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। तो सिंप्लीफिकेशन में हमने क्या, एक प्रोसेस बनाने की कोशिश की, एक फॉर्मुलेशन बनाने की कोशिश की है। तो फॉर्मुलेशन में पहला क्या है, पहले कुछ मैट्रिक्स में आपको बता देता हूँ। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ राउंड लेवल्स। मैं यकीनन ये कहना चाहूँगा कि पावर बहुत है राउंड लेवल में। 4500, 4600 ये सब लेवल पे मार्केट आके रुकता है। आप किसी भी राउंड लेवल को देख लीजिए, आप अगर BTC पे भी जाएंगे तो राउंड लेवल का मकसद बहुत अच्छा होता है। ये देखिए ऑलमोस्ट राउंड लेवल का 89,500, ठीक है। आप यहाँ पर भी आके देखिए 89,000, ऑलमोस्ट राउंड लेवल पे आके प्राइजेस मूव कर रहा है, ठीक है। तो राउंड लेवल्स का ना बहुत ही अच्छा पावर होता है, ठीक है। उस राउंड लेवल को आप देखिए कि उस राउंड लेवल में पहले कोई हरकत है क्या, कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ है क्या, ठीक है। उस लेवल्स को, जैसे अगर मैं 89,000 यहाँ पे मार्क करूँ, 89,000, ठीक है, ये 89,000 है। 89,000 अगर यहाँ पे मार्क करूँ तो आपको दिख गया है 1 2 3 4 कितने सारे बार 89,000 को क्रॉस करके सस्टेन नहीं कर पाया है। तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेयर आते हैं यहाँ पे। मतलब मैं जानने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे बायर्स और सेलर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं मार्केट में, बस मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा जो दूसरा फोकस होता है अप्रोच। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपने ये ड्रॉ किया, ये आपका सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, और ये आपका सपोर्ट है, आपने ये ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये एक राउंड लेवल भी है और ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी है, मैंने दोनों राउंड लेवल पे 95,000 पे ये 99,000 पे है 700, ठीक है। अब दूसरा जो सबसे इम्पैक्टफुल चीज़ होता है ना, वो होता है अप्रोच। याद रखिएगा, जो आपको सेकंड में देखना है, फॉर्मुलेशन का सेकंड में देखना है, प्रोसेस का सेकंड जो होता है, मैं जो जैसे करता हूँ मैं बता रहा हूँ। मैं देखता हूँ अप्रोच, कि मैं देखता हूँ कि प्राइस जो ऊपर या नीचे आ रही है वो किस तरह से अप्रोच कर रही है। अब मान लीजिए प्राइजेस अगर इस तरह से अप्रोच कर रही है, लोअर लो बनाया और धड़ाम से ऊपर चला गया। अगर ये तेज़ी से, अगर ये लोअर लो बना के, मान लीजिए ये लोअर लो बनाता है और स्विंग नहीं बनाता और तेज़ी से ऊपर जाता है, यहाँ से लेके प्राइजेस यहाँ तक तेज़ी से ट्रैवल करता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन में ये आता है कि बहुत हाई चांस है कि यहाँ पे प्राइजेस, ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाए। अगर आपने यहीं पकड़ लिया होता प्राइस को तो दैट कुड बी फाइन, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया।
मगर आपने अगर नहीं पकड़ पाया प्राइस को और आप यहाँ का ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे, तो इस ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं किया जाए, बिकॉज द अप्रोच इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये जो अप्रोच है, अप्रोच बड़ा डिफिकल्ट। अगर प्राइस यहाँ पे एक डिप ले लेता, एक स्विंग ले लेता, थोड़ा रेस्ट कर लेता, या फिर प्राइस ये हरकत करता, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, प्राइजेस अगर ये हरकत करता कि प्राइजेस क्या करता है, ये आपका सपोर्ट एरिया है, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइजेस आपके जोर से गया, आपका ब्रेकआउट करने के पहले प्राइजेस बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहा है, उसके बाद प्राइजेस ब्रेकआउट कर रहा है, तो आमूमन ये सब ब्रेकआउट क्या होता है, सस्टेन कर जाता है। तो समझ में आया? तो इस तरह के बहुत सारे अप्रोचेस हैं मार्केट में जो आपको समझने पड़ेंगे, जो प्राइस के अप्रोच हैं। और मैं नेक्स्ट बार सारे अप्रोचेस को, जो प्राइस के अप्रोच है, मैं 3-4 तो सेटअप, बहुत अच्छे सेटअप जो वर्क करते हैं, उनका लाइव एग्जांपल मैं आपको देने आऊँगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगा। आज मैं बता रहा हूँ कि एक फॉर्मुलेशन पहले रेडी करो, एक फॉर्मूला रेडी करो और एक प्रोसेस रेडी करो, जिसके ऊपर जो इतना तगड़ा होना चाहिए कि आप उसके आगे पीछे कुछ ना सोचें। वो उस प्रोसेस पे आप पैसे लगाएंगे। अब बहुत लोग इसे सेटअप भी कहेंगे, मगर ये सेटअप नहीं है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। मैं आपको प्राइस भी सिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं ये भी देखने बोल रहा हूँ कि प्राइस का अप्रोच क्या है। प्राइस का अप्रोच में ही सारे नॉलेज छुपी हुई है, क्योंकि अप्रोच हमेशा एक जैसा नहीं होगा, अप्रोच बदलेगा। अप्रोच मतलब बेसिकली यहाँ पे प्राइजेस किस तरह से आपके राउंड लेवल को अप्रोच करिए, आपके इंपॉर्टेंट एरियाज को अप्रोच करिए, और दूसरा कि सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्या बोल रहा है, बाइंग यहाँ पे क्यों होगी, सेलिंग यहाँ पे क्यों होगी, ओवरव्यू कैसे बनेगा, ठीक है। तो पहले अप्रोच हो गया। अब आता है डिसीजन। नाउ टेक डिसीजन टुवर्ड्स एनी वन ऑफ द टू थिंग विथ प्रॉपर लॉजिक, विद द हेल्प ऑफ बायर्स एंड सेलर्स साइकोलॉजी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर कोई सेल कर रहा है ना, तो आप बोलिएगा कि ये गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। देखिए, मेरे लिए मार्केट में कुछ भी गलत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं मार्केट में जो लोग प्रॉफिटेबल हैं, जो लोग प्रॉफिटेबल नहीं हैं, जो लोग कहीं से ट्रेड लेते हैं, जो लोग कहीं से, क्योंकि बात क्या है पता है, बात ये है कि जो लोग मार्केट में प्रॉफिटेबल हैं उनके भी लॉस ट्रेड्स हैं, और जो लोग मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हैं उनके भी प्रॉफिट के ट्रेड्स होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि जो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं उनके 100 में 100 ट्रेड्स प्रॉफिट है, जो लोग लॉस कर रहे हैं उनके 100 में से 100 ट्रेड्स लॉस के हैं। तो ये क्यों होता है? इसी को कहते हैं प्लेइंग दी ऑड, प्लेइंग दी प्रोबेबिलिटी। अब मार्केट मान लीजिए इस अप्रोच पे आया, अब इस अप्रोच पे जैसे ही आया मार्केट, इस लेवल पे जैसे ही आया, दो लोग यहाँ पे आए, दो तरह के लोग। एक वो लोग जो इस लेवल से मार्केट को शॉर्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने मान लीजिए मार्केट को यहीं पर ही शॉर्ट कर दिया होगा और वेट कर रहे होंगे कि प्राइजेस कब डिप करें। और दूसरे लोग जो वेट कर रहे थे ये पूरा सिनारियो हो और ऊपर जाए तो मैं बाई करूंगा, ठीक है। दोनों में से कोई गलत नहीं है। प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि जो बाइंग के साइड के है, क्योंकि वो वेट कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है, हो सकता है उसका ज़्यादा हो, मगर ऐसा भी हुआ, देखा गया है कि प्राइजेस ऊपर गया फिर नीचे आ गया, मतलब आपका एसएल लग गया बायर का, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग को, क्योंकि ऑड्स और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ की होने की संभावना, कितनी बार संभावना, आमूमन 10 में से 6-8 बार। अगर 10 में से 6-8 बार अपना पैसा लेके आप आ रहे हैं और जब आप लूज कर रहे हैं तब आप कम दे रहे हैं, क्योंकि आप मैंने कैसे फिक्स किया यहाँ पे कि मैं 250 पॉइंट का लॉस लूंगा, ठीक है, और उस हिसाब से अपने क्वांटिटी फिक्स करूंगा। अब 250 पॉइंट दे के अगर मुझे 2000 पॉइंट मिल जाते हैं तो मेरा 1:89 का बंदोबस्त हो गया। मेरा अप्रोच वही रहता है, मैं और कुछ नहीं सोचता कि मैं यहाँ पे अप्रोच अगर अटेम्प्ट लूँगा तो 250 पॉइंट का अटेम्प्ट लूँगा। इस जगह पे मैं 250 पॉइंट मतलब कि 250 पॉइंट का लॉस। अब वहाँ पे आप जो मेरा रिस्क कैपिटल है उसके हिसाब से मेरे को रिवॉर्ड फिर ये रिस्क फिक्स करना पड़ेगा। अगर मेरा कैपिटल 5 लाख का है तो उसके 3% के हिसाब से 15,000, तो 250 कितना में 15 आएगा, वैसे करके वी हैव टू पुट द क्वान्टिटी, ठीक है। तो और क्वांटिटी कोशिश करना कि हर बार थोड़ा सा सेम रहे ट्रेड्स में, ताकि क्या हो कि अच्छे ट्रेड्स में आपके बड़े पैसे बने और छोटे ट्रेड्स में, आपके गंदे ट्रेड्स में आपके उतना ही नुकसान हो जितना डिसाइडेड था। कभी कभी क्या होता है डिस्क्रिपेंसी, क्योंकि जो लोग प्रॉफिटेबल हैं वो लोग इसलिए भी प्रॉफिटेबल है कि उन्होंने ये मैथ्स क्रैक कर लिया है, और जो लोग प्रॉफिटेबल नहीं है वो लोग इसलिए प्रॉफिटेबल नहीं है क्योंकि उन्होंने ये मैथ्स क्रैक नहीं कर पाया है। वो अपने जनरल क्वांटिटी या ये क्वांटिटी को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, उनसे दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो जब प्रॉफिट करते हैं तो वो 10 क्वांटिटी में प्रॉफिट करते हैं, और जब लॉस करते हैं तो 30 क्वांटिटी में लॉस करते हैं। और ये जो डिस्क्रिपेंसी हो रहा है ये इनके प्रॉफिट्स को लॉसेस पे हावी नहीं होने दे रहा, जिसके कारण वो मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं, ठीक है, या साल के एंड में प्रॉफिटेबल नहीं होते। ये मिस्टेक आपको ठीक करना पड़ेगा। मैथ इज नॉट मैथिंग,
यहाँ पे आपका ये जो मैथ्स है ये ठीक करना पड़ेगा। अब जैसे डिसीजन बन गया कि आपको क्या करना है, आप बायस रहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग एक और बड़ी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, वो मान लीजिए कि आपने यहाँ से बाय किया, मार्केट ने आपका एसएल दिया और आप यहाँ से सेलर बन गए। पहले आप बायर थे, अभी आप सेलर बन गए, तो आपने डिसीजन, आप अपने डिसीजन पे टिक नहीं रहे, आप बायस हो रहे हैं। मैं इस तरह के ट्रेड प्रेफर नहीं करता। अगर मैं एक जगह पे बायर था, मैं बाई करने की सोच रहा था, मेरे रिवर्स में जाता है तो मैं फौरन नहीं बदलता हूँ, क्योंकि उससे साइकोलॉजी इंपैक्ट होता है। क्योंकि अगर मैंने बाई किया, बाई पे मेरा एक एसएल गया, ठीक है, मुझे दुख नहीं होगा क्योंकि ये प्लान था। सेल करके फिर सेल का भी एक एसएल जाएगा और फिर ये बाय हो जाएगा ना, तो थर्ड ट्रेड के लिए मैं लेने के लिए रेडी नहीं रहूंगा। इसीलिए फिक्स योर बायसेस इन। देखिए मार्केट इज अबाउट 50-50 चांसेस। मार्केट में आप कुछ भी करो, यू हैव अ 50% चांस ऑफ विनिंग। अंडरस्टैंड द ऑड, अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी, डोंट डू डुअल थिंग्स। डुअल थिंग करोगे फंस जाओगे। मैंने किया है, मैंने करके समझा है कि नहीं करना चाहिए। डिटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट्स, ठीक है। अब प्लीज जब आप ट्रेड कर लेते हो ना, तो दो तरह का इंपैक्ट होता है आपके ऊपर। वो दो तरह का इंपैक्ट क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मान लो कि आपका यहाँ पे कंटिन्यू 4 दिन प्रॉफिट हो गया, आपने कुछ भी किया 4 दिन प्रॉफिट हो गया। तो बहुत लोग होते हैं ना, वो ये समझने लगते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, इनमें उनमें कोई काबिलियत है, उनमें कोई बात है। या फिर जो लोग लॉस कर रहे होते हैं ना, वो लोग ये सोचते हैं कि उनमें कोई कमी है, उनमें कोई इशू है, उन्हें कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ट्राई टू प्ले दी ऑड्स। अगर 4 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आने के बाद आप थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड हो जा रहे हैं, आप थोड़ा सा एरोगेंट हो जा रहे हैं, तो आप याद रखिएगा 5वां 6ठा ट्रेड या 7वां ट्रेड, या मार्केट आपको बहुत जल्दी हम्बल करने वाला है। और जब आप 5-4 लॉस लेते हैं, आप थोड़ा सा मिस्टेक, मैंने आपने कोई मिस्टेक नहीं किया, कोई प्राइस ये नहीं मिस्टेक नहीं, आपने एक बायस पकड़ा, बायस काम नहीं किया, वो 4 बार काम नहीं कर सकता। मगर अगर आप अपना कैपिटल का सिग्निफिकेंट अमाउंट अगर रिस्क पे लगा रहे हैं, जो कि डिसाइडेड है, लेट्स से 2-4%, आप वो लगा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपके पास उतना रनवे है कि आप 4 ट्रेड 5 ट्रेड नुकसान कर सको। मगर ऐसा क्या होगा ना, जो लोग 4 ट्रेड कंटिन्यू नुकसान कर रहे हैं, वो 5वां ट्रेड में कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, और जो लोग 4 ट्रेड कंटिन्यू प्रॉफिट कर रहे हैं, वो 5वां ट्रेड में ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे। और ये दोनों ही जो साइकोलॉजी पे इंपैक्ट करता है, उसमें क्या होता है, आप क्वांटिटी कुछ चेंज कर देते हो, आप कुछ और चेंज करने की कोशिश करते हो, या कोई और सेटअप ढूंढने की कोशिश करते हो, और वहीं पर ही आप खा जाते हो मान। तो ऐसा नहीं करने का। डिटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट प्राइस प्ले द गेम, नॉट यू। अंडरस्टैंड? Okay, understand variables and situation. Different situation create different variables, outputs, and between those conflict lies the true meaning of probabilities. अरे भाई, हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट में प्रोबेबिलिटीज तो हमेशा, ऑड्स हमेशा खुली हुई है। अब सिचुएशन में समझाता हूँ कि प्राइजेस क्या होता है, क्या क्या बुरा हो सकता है आपके साथ। बुरा ये हो सकता है कि आपने एक एरिया आइडेंटिफाई किया कि इस एरिया पे आई विल रिएक्ट, आई विल प्ले माई गेम। इस एरिया पे प्राइजेस आया, आप यहाँ पे बैठे, प्राइजेस ने पहली बार आपको लॉस कर दिया, ठीक है। और आप फिर दोबारा, जैसे कि मैंने कहा, दोबारा आप यहाँ पे अगर फिर सेलर बन जाओगे, तो जब प्राइजेस आपके तरफ जाएंगी, थर्ड टाइम आपके पास उतने पैसे ही नहीं होंगे देने के लिए। और अगर आपने तीसरा बार भी लॉस कर दिया, मान लो तीसरा बार फिर आपने ऊपर की तरफ ट्रेड लिया और फिर ये नहीं गया, तो फिर आपको लॉस हो गया। तो 3 बार अगर आपका लॉस हो जाता है, तो आप याद रखिए उस दिन तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं। और आप कोशिश कीजिएगा ये 3 कंटिन्यू लॉसेस आपके जीवन में कम हो, ठीक है। और ये हमेशा याद रखिए कि मार्केट में सिचुएशनल चीज़ें चलती हैं। मार्केट इज ऑल अबाउट हर बार चीज़ें बदलती हैं, कभी क्योंकि कुछ भी परफेक्ट नहीं है। आपने सोचा कि 87,000 से मैं मार्केट को शॉर्ट करूंगा, तो मार्केट गया 87,050 या 200, फिर वहाँ से मार्केट गिरने की कोशिश कर रही है। तो आपको वो 200 का बफर देना पड़ेगा मार्केट को, क्योंकि मार्केट है बड़ा। अगर आप बीटीसी की बात करें तो बीटीसी इतना बड़ा है कि उसको 200-300 रुपये का बफर देना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है, बिना दिए नहीं चलेगा। तो अंडरस्टैंड कि आप प्लीज़ प्ले द ऑड्स। और ये जो आप समझो गेम क्या है ना, गेम ये है कि आप किसी वक्त बायर बने हो, उसी वक्त कोई यहाँ पे सेलर बना हुआ है, आप दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन है, और बिल्कुल है, क्योंकि जो पैसा आप कमा रहे हो वो किसी ने गवाया है, तभी आप कमा रहे हो। इट्स अ जीरो सम गेम। इट इज़ नॉट द गेम वेयर 100% participant will take their 100% of money. Somebody will lose, somebody will gain out of it, and the person who's losing will
विल बी गिविंग हिज और हर मनी टू द पर्सन हु इज विनिंग. सो 100 लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं, 3-4% पीपल आर विनिंग द मार्केट. द इंटायर मनी दे टेकिंग फ्रॉम द इंटायर 97 और 96 पीपल. तो आप समझो ये सब जीरो सम गेम, और ये जीरो सम गेम होना बहुत ज़रूरी है. तो आप यहाँ पे कैसे बच सकते हो कि व्हेन यू लूज इन द मार्केट, ट्राई टू लूज स्मॉल, और कुछ तरीका नहीं है. एंड व्हेन यू विन, जब आपका कोई भी एक ट्रेड निकल पड़ा, चल पड़ा, उस ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश करो, और कोई तरीका नहीं है. अंडरस्टैंड. और ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा. आप कभी भी मार्केट में 100% विद्वान नहीं बन सकते, क्योंकि इसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण मार्केट कंटिन्यू चल रहा है. ये जो आप हर बार सही नहीं हो सकते, हर बार गलत नहीं हो सकते, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस है. जैसे यहाँ पे मैं इस जगह पे मैं बाई करने का सोच रहा हूँ. अब मेरा लॉजिक कहता है बाई कर, मैं गलत हो सकता हूँ. किसी और का लॉजिक कहता है सेल कर, वो भी गलत हो सकता है. बट हम दोनों के बीच में ये जो गलत और सही का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो मेरे साथ भी है उसके साथ भी है, तो कभी वो सही होगा, कभी मैं सही होगा, कभी उसको पैसा मिलेगा, कभी मुझे पैसा मिलेगा. मुझे बस ये कोशिश करना है कि मैं मार्केट को ज़्यादा पैसा ना दूँ, और जब लूँ मार्केट से तो ज़्यादा पैसा लूँ. तो होल्ड योर ट्रेड्स अगर आपकी तरफ वो चले जाते हैं तो. अच्छा, अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज इन द मार्केट विल ओनली टेक यू, द टेक्निकलिटीज इन द मार्केट, अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज विल ओनली टेक यू ओनली अ ईयर टू लर्न. द मैच्योरिटी विल टेक यू अबाउट 5 years. ये जो विजडम है कि मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे गलत जगह एंट्री नहीं करना है, मुझे धैर्य रखना है, ये विजडम इतना जल्दी नहीं आता है. जब तक लोगों के उड़ नहीं जाते पैसे कुछ, तब तक वो विजडम नहीं आता है. बहुत लोगों के उड़ने के बाद भी नहीं आता है. तो इसीलिए जर्नल लिखना शुरू कीजिए, लिखिए, अपने आप को ह्यूमिलिटी दीजिए. लिखने से आपका क्या होगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा. टू विन इन मार्केट यू नीड टू conquer yourself. Market does not about your existence, it is you versus you. You are not competing with the market, understand. आप मार्केट से compete नहीं कर रहे हैं. ये जो मैं आपको चीज़ें बोल रहा हूँ इंग्लिश में, ये एक्चुअली मैंने लिखा है मेरी जर्नल से. मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट को आप compete नहीं कर सकते. आप अपने साथ ही compete कीजिए, मार्केट के साथ नहीं, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है, वो आपके एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ जानता ही नहीं है. इट्स बेटर यू वर्सेस यू, एंड यू वर्सेस यू मीन्स यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ. ठीक है, अपने बारे में जानो. आपकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ होंगी जिसके कारण आप ट्रेड गलत फंसा रहे हो. आपको किसी को पैसा देना है, किसी से कुछ लेना है. ठीक है, अब देखिए मार्केट में एक चीज़ आप माने ना माने, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. इतनी सारी चीज़ें समझाने के बाद भी आपसे गलती हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है. मैं ही आपको समझा रहा हूँ, मगर मैं, इंसान गलतियों का पुतला होता है. मुझसे भी गलती होती है, आज भी होती है, मार्केट में 7 साल बिताने के बाद भी होती है, बहुत कुछ जानने के बाद भी होती है, प्रॉफिटेबिलिटी उससे कॉम्प्रोमाइज़ भी होती है, फिर भी गलती होती है. क्योंकि आप एक अंडरलाइंग स्टेटमेंट है जो अब नहीं समझ रहा कोई मार्केट में. ठीक है, और ज़्यादातर समझने में दिक्कत होता है, दैट इज़ सिडक्शन. मार्केट हैज़ सिडक्शन. मार्केट आपको वो सब चीज़ें करने पे मजबूर करती हैं जो आप करना नहीं चाहते थे, मगर आपसे हो जाता है. क्योंकि आपको लगता है कि ये हो सकता है, अरे लेके देखते हैं ना, अरे थोड़ा क्वांटिटी कम कर, नहीं, दैट विल नॉट वर्क. तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने एक प्रोसेस बनाया है. वो प्रोसेस है कि मैं फिक्सेशन पे बिलीव रखता हूँ. अब फिक्सेशन क्या है समझिए ध्यान से. मैंने हर चीज़ें फिक्स करके रखी है. मेरा लॉस कितना होगा, मेरा प्रॉफिट कितना होगा, मेरे क्वांटिटी क्या होंगे, मेरे क्वांटिटी क्या लगाएंगे, मैं ट्रेडिंग कब करूँगा, मेरे आवर्स फिक्स्ड है. BTC 24/7 खुला है तो मैं क्या 24/7 ट्रेडिंग करूँ, नहीं, मेरे आवर्स फिक्स्ड है. मैं शाम को 6 बजे बैठूंगा, बहुत अच्छा अगर हुआ 10 बजे तक ट्रेड करूँगा, अगर कोई ट्रेड नहीं मिलता है तो. अगर कोई 6 से 10 4 घंटा ट्रेड कर रहा है, उसे ट्रेड मिल जाना चाहिए आमूमन, अगर BTC मूवमेंट करता है तो. अगर दोपहर में कोई बड़ा मूवमेंट हो चुका है या सुबह में कोई बड़ा मूवमेंट हो चुका है, अवॉइड. आप ट्रेड हल्के हल्के लो, ज़्यादा एक्साइटमेंट में मत लो. बट यूजली 6 से 10 के बीच में, 11 के बीच में, 12 के बीच में आपको एक सुंदर सा सुशील सा ट्रेड मिल जाएगा. क्वांटिटी आपकी फिक्स होनी चाहिए, आपके लॉसेस फिक्स होने चाहिए. ये बस आप 30-40 दिन ट्राई करके देखो. 30-40 दिन के बाद हम लोग बात करेंगे. क्वांटिटी फिक्स रखो, लॉसेस फिक्स रखो, प्रॉफिट्स भी फिक्स रखो. मैं तो बोलूँगा आपका रिवॉर्ड भी फिक्स रखो. आप 1:5 तो 1:5 आप ये फॉलो करो 30 डेज तक. और ये फॉलो नहीं हो पाएगा, मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता, मगर आप नहीं कर पाओगे फॉलो. आप अपना दिमाग लगाओगे, आप कुछ गलती करोगे, आप आगे पीछे करोगे. इसी सिडक्शन से निकलने के लिए आपको चाहिए विजडम, और वो विजडम आएगा थ्रू राइटिंग. तो आशा करता हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं
वो मैं और भी हेल्प करूँगा आपको साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, राइटिंग कैसे ये करना है, ताकि आपको आपको समझ में आए थ्योरीज। ठीक है। और वो 30 डेज़ का जो है वो आपका पूरा प्लान रेडी होना चाहिए। 30 डेज़ में मैं ये करूँगा। आपका ये भी प्लान होना चाहिए कि नेक्स्ट वीक आप क्या करोगे। आप पहले वीक टू वीक प्लान करो कि नेक्स्ट वीक आप क्या करोगे। नेक्स्ट वीक आप बाई करोगे कि सेल करोगे। ठीक है। और आप कौन से वो एक मेथड को यूज़ करोगे जिससे आप अपना बायस क्रिएट करोगे। आपने क्या देखते हो, क्या देख के बायस क्रिएट करते हो, क्या देख के ये सोचते हो कि मैं बाई करूंगा कि सेल करूंगा, वो क्या है वो भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो बड़ा हो जाता है तो कोई देखता नहीं है, इसीलिए मैं तोड़ तोड़ के बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद शाओ कैपिटल को देखने के लिए।